हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ आपकी एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। गाइज आज के इस वीडियो में हम सारे जीके जीएस के सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चंस अभी रिसेंटली टीसीएस के थ्रू पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम शेयर करेंगे along with their 100% accurate answers and the details related to them। जिससे कि आपको वो डिटेल्स अगर पता होगा, वो फैक्ट्स पता होगा, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आता है, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू हैंडल दैट क्वेश्चन, आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अपने एसएससी एमटीएस के इस साल के पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड आई अश्योर यू 100% इस वीडियो में से आपको उस पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अलोंग विद दैट एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, आप लोगों में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए। एमटीएस की सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए, सब कुछ रिलेटेड, चाहे वो डेली एग्जाम एनालिसिस हो या फिर इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स के रिलेटेड वीडियो हो, या जो कुछ भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं एसएससी एमटीएस के लिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो गाइज पहला जो क्वेश्चन था वो था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र ठाकुर। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है किसने की थी, तो देवेंद्र ठाकुर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ की थी, तो उसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता में। और कब की थी, इट इज 6 अक्टूबर 1839 यानी कि 1839 में की थी। इस सभा का जो उद्देश्य था यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना। शुरुआत में इसका नाम जो था वो तत्वरंजनी सभा रखा गया था। तो गाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए कुछ लोगों द्वारा स्थापित किया गया एक संघ था। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें भारत की कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में, उनके संस्थापक के बारे में और उनके स्थापित वर्ष के बारे में, क्योंकि गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले जो है वो है ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन रॉय जी के थ्रू स्थापित किया गया था 1828 में। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, जो कि जैसे कि अभी हमने देखा देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था 1839 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, जो कि दादा भाई नारोजी लेकर आए थे 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित की थी 1905 में। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, जो कि केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था 1867 में। अगला है आर्य समाज, जो कि दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था 1875 में और मुंबई में। नेक्स्ट है मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि सर सैयद अहमद खां के थ्रू 1875 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1876 में स्थापित किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि ए.ओ. ह्यूम। गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आईएनसी इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ए.ओ. ह्यूम एंड इसका जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो है 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मठ, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1887 में बेंगलुरु में स्थापित किया था। अगला है देव समाज, सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में 1887 में स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग सलीम उल्लाह आगा खां 1906। गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम अमेरिका में 1913 ईस्वी में इन्होंने यह स्थापित की थी। होम रूल लीग, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में स्थापित की थी। तो गाइज ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कुछ तो जैसे ए.ओ. ह्यूम हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, इसके क्वेश्चंस तो रिसेंटली पूछे ही गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। सो गाइज नेक्स्ट है आपका विश्व भारती, जो कि स्थापित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1918 में।
फिर आता है प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एनएम जोशी ने स्थापित किया था 1920 में। अगला है हरिजन संघ, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 1932 में स्थापित किया गया था। फिर है खुदाई खिदमतगर, जो कि अब्दुल गफार खान जी द्वारा 1907 में स्थापित किया गया था। फिर है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर। वेद समाज, के श्री घरालू नायडू। नेक्स्ट है विमेन्स इंडियन एसोसिएशन, लेडी सदाशिव अरुयर। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस, जो कि अल्लाह बख्श द्वारा स्थापित किया गया था। फिर आता है खाकसर पार्टी, अधमा मशरिकी। और फिर है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि है BR अम्बेडकर। तो गाइस ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही अगला है स्वराज दल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू व CR दास द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, जो कि अब्दुल लतीफ ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद। फिर आता है तरुण बंगाल आंदोलन, जो कि डेरोजियो ने पश्चिम बंगाल में 1926 में स्थापित की थी। फिर है अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद 1899 में जिसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? गाइस आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी को ये पता होगा कि रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता रह चुके हैं अभी तक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो गाइज नवरेह त्योहार जो है ये जम्मू और कश्मीर का एक काफ़ी लोकप्रिय फेस्टिवल है। यह चंद्र नव वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा, चंद्र नव वर्ष है जो कि कश्मीर में मनाया जाता है। यह संस्कृत शब्द नव वर्ष है, जिससे नवरेह शब्द बनता है। यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ता है तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का भी प्रथम दिवस कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो यह वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है और नवरे उत्साहवर रंगों का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या बताता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारत का संविधान यह कहलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो गाइज उसका करेक्ट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट गाइज, अब क्योंकि हम राष्ट्रपति की रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो और अनुच्छेद देख लेते हैं जिनमें राष्ट्रपति की नियुक्ति या चुनाव या उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो गाइज अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का चुनाव संघीय और इसमें सदस्यों के वोट की गणना करने के लिए एक मतगणना आयुक्त नियुक्त किया जाता है। मतगणना आयोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53, जिसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 54, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 54 में आता है। अनुच्छेद 55 की बात की जाए तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल बाद होता है, लेकिन बीच में अगर राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति होने पर उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेगा। तो गाइस ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 57, जो बताता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। फिर आता है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का प्रावधान, जो कि इस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 59 बताता है राष्ट्रपति पद पर वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में भी कटौती संभव नहीं है। नेक्स्ट अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 60, वो बताता है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित, जो कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस करा है। और यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 61 यानी कि 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 61 में दी गई है।
फिर है अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि होती है, ये अनुच्छेद 62 बताता है। तो गाइज ये सारे अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? तो गाइज लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के एक काफी फेमस फुटबॉलर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 22 भाषाएं, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। और अगर आपसे पूछा जाता है वो कौन सी भाषाएं हैं, तो गाइज पहली है आसामीज, जिसे असमिया भी बोलते हैं, दूसरी है बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पांचवी कन्नड़, छठी कश्मीरी, सातवीं कोंकणी, आठवीं मलयालम, नवीं मणिपुरी, 10वीं मराठी, 11वीं नेपाली, 12वीं उड़िया, 13वीं पंजाबी, 14वीं संस्कृत, 15वीं सिंधी, 16वीं तमिल, 17वीं तेलुगु, 18वीं उर्दू, 19 बोडो, 20 संथाली, 21 मैथिली और अंत में आती है आपकी 22वीं भाषा जिसका नाम है डोंगरी। तो गाइज ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 343 जो होता है वो कहता है कि देवनागरी लिपि जो होती है उसमें हिंदी आधिकारिक भाषा है। हालांकि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में भी उपयोग करने की अनुमति दी गई है। बात की जाए हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा को भारत की राजकीय, तो गाइस कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो हिंदी जो भाषा है उसको राजकीय और आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाओं का प्रचलन है, जबकि संविधान द्वारा सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं को ही राजभाषा की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है कुश्ती स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुषों के 65 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में कनाडा के मैकनेल लाचलान को हराकर, तो किस में जीता था? 65 किलो फ्री स्टाइल जो कैटेगरी होती है उसमें फाइनल्स में जीता था। किसको हरा के? कनाडा के मैकनेल लाचलान को हराकर उन्होंने यह पदक जीता था। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि फाइनल्स में किससे भिड़ंत हुई थी उनकी। बात की जाए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 5 बार, अब तक 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल अगर आपसे पूछा जाता है 2018 के कहाँ हुए थे, तो वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। भारत में कब हुए थे? तो भारत में दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी। अब बात कर लेते हैं 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों की। तो गाइज इसकी जो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक थे वो थे मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी खेल से संबंधित हैं, और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे वो थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। वहीं अगर दूसरी ओर आपसे पूछा जाता है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो समापन समारोह में निखत जरीन जो कि एक मुक्केबाज हैं और अंचत शरत कमल जो कि एक टेबल टेनिस खेल से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने कितने पदक जीते थे। तो यहाँ गाइस अब हम आपको पदक तालिका दिखाने वाले हैं, तो वो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो गाइज लिस्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, ये सब जो है पोजीशन के हिसाब से हैं। जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं वो नंबर 1 पे है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे 178 टोटल मेडल्स, जिसमें 67 गोल्ड थे, 57 सिल्वर थे और 54 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। सेम इसी तरह से गाइज हमने बाकी सारे कंट्रीज के भी नाम यहाँ पर दे रखे हैं। हम एक एक पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप आराम से एक एक नाम देखिए। जिसने जितने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते हैं वो सारे हमने यहाँ पर आपको ब्रैक्स में गिवन है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा, फिर इंडिया, फिर न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया, वेल्स, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया। ये कुछ इस तरह से श्रृंखला रही थी, आप ध्यान में रखिएगा। फिर आया था नॉर्दर्न आयरलैंड, जमाइका, केन्या, सिंगापुर, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, युगांडा,
साइप्रस पाकिस्तान, समोआ, बारबाडोस और कैमरून। ये सारी कंट्रीज के आपको नाम ध्यान रखने हैं। इस पे कुल पदक कितने जीते हैं वो दे रखा है, किसने कितने गोल्ड सिल्वर कांस्य जीते हैं वो भी दे रखा है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रीम्स फ्रॉम अ फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? यानी कि दिल्ली का बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन बना था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली का सुल्तान बना था। अगर आपसे पूछा जाता है किस वर्ष में, तो 1325 ईस्वी में यह हुआ था। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो हैं वो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। तुगलक वंश अगर आपसे पूछा जाता है तुगलक वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक रहा था, तो गाइस 1320 से लेके 1413 ईस्वी तक जो था वो तुगलक वंश चला था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी, गयासुद्दीन तुगलक को भारत में तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। तो गाइज अगर आपसे पूछा जाता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो उसका नाम है गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक। किस साल किस वर्ष यह हुआ था? तो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक यह कार्य किया गया था। 1323 में उसने अपने बेटे मोहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था और राज्य के मंत्रियों और रईसों से व्यवस्था के लिए एक लिखित वादा या समझौता किया था। उसने बाद में तुगलकाबाद का जो किला है उसका भी निर्माण शुरू कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है उस किले का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ, तो वो है 1323। गयासुद्दीन के काल में मंगोलों के विरुद्ध उसकी नीति कठोर थी। उसने मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित भी किया था। उसने अमरोहा की लड़ाई, तो गाइज अमरोहा की लड़ाई जो हुई थी वो 1305 ईस्वी में हुई थी और उसमें मंगोलों को पराजित कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक के सेनानियों ने। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया है। तो अगर आपसे गिनती पूछी जाती है तो 29 बार इज द करेक्ट आंसर। सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के एक शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। तो गाइस लोक नृत्य जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चाहे वो कर्नाटक का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का भी हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक के कुछ और लोक नृत्य की बात की जाए तो वो है हटरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी, यक्षगान। तो गाइस यक्षगान के बारे में अगर आप जानते हैं तो यक्षगान का जो है सवाल अभी एमटीएस का जो 1 सितंबर को पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है ये सवाल पूछा गया था, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला आता है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य इस प्रकार है, लावणी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, बोहाड़ा आदि। राजस्थान के पूछे जाते हैं तो झूलन, लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल, कालबेलिया, घूमर, चक्री, ये सब आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? तो गाइज 2011, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता रखा है कि 2001 से लेकर 2011 की जो जनगणना है काफी महत्वपूर्ण है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में बन के आ रहे हैं, हर शिफ्ट में बन के आ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, तो बात की जाए सबसे न्यूनतम लिंगानुपात की, तो गाइज जो दमन और दीव है उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। तो यहाँ पर दमन और दीव आपका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा बात की जाए पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी में है 1038। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाता है तो वो है 943। 2001 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात जो थे वो है 933। और जो केरल है, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात माना जाता है वो है 1084। और हरियाणा की बात की जाए तो गाइज हरियाणा में 877 है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो गाइस रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी और उन्होंने
भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी ही परंपरा आरंभ की थी। तो गाइस यहाँ पे भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने मद्रास में एक कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना की थी और वह एक थियोसॉफिस्ट के नाम से भी जानी जाती थी, जो कि एनी बेसेंट से बहुत ही ज्यादा प्रेरित थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उनको 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1957 में नाटक अवार्ड और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिली थी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा 1977 की बात की जाए तो उसमें मोरारजी देसाई ने इनको राष्ट्रपति पद की पेशकश भी की थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कालिदास सम्मान 1984 जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से भी उनको सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम के बारे में अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है वो एक एकल स्त्री नृत्य है और इस नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार इस प्रकार हैं: पदम सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटम कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि। ये सब आपके भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है? तो गाइस जो अनुच्छेद 16 है वो समानता का अधिकार दिलाता भी है और समानता के अधिकार से रिलेटेड सारी चीजें अनुच्छेद 16 में कवर होती है। और जो अनुच्छेद 14 है, 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में ये सारी चीजें कवर्ड है। बात की जाए मूल अधिकारों की तो मूल अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में शामिल है। भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार जो है जिनको मान्यता प्राप्त की गई है। अगर बात की जाए उन 6 मौलिक अधिकारों की तो वो मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले समानता का अधिकार जो है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29-30 में शामिल है। और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी इतिहासकार जो मैगस्थनीज थे वो किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो गाइज जो मैगस्थनीज थे वो यूनान के एक राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान दरबार में पहुंचे थे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाता है मैगस्थनीज कहाँ से बिलोंग थे तो वो एक यूनानी राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल। तो 14 अप्रैल को इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसीलिए इस दिन बैसाख का त्योहार मनाया जाता है। अगला है भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1862। अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ हुई थी तो कोलकाता में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय मौजूद हैं तो उसका करेक्ट आंसर है 25। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डीएनए फाउंड इन अ सेल? तो इट्स सेल न्यूक्लियस जहां पर डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो गाइस बात की जाए बैटरी की तो वो एक उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और जो डायनामो होती है वो फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो वो है टुंड्रा वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो जो दक्कन का पठार होते हैं वो एक त्रिकोणीय भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिला दिया गया था? तो गाइज 1989 में जो जवाहर रोजगार रोज 1989 में जो जवाहर रोजगार योजना था
उसमें इसको मिला दिया गया था। और बात की जाए 1980 की, तो 1980 में कार्यक्रम के लिए भोजन का पुनर्गठन और नामकरण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में दिया गया था, जिसको 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं? तो गाइज, राष्ट्रपति जो होते हैं वो सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं होते, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। जिसमें कौन कौन मौजूद होते हैं? जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से बात की जाए तो संसद के जो दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य और सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये सारे लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है संथाल विद्रोह। तो जो संथाल विद्रोह था वो एक सशस्त्र क्रांति के रूप में प्रकट हुआ था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से टकराना। विद्रोहियों के हथियार परंपरागत एवं दकियानुसी थे और वह तीर, धनुष एवं भाले का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो गाइस, विटामिन सी जो होता है वो खट्टे और रसदार फलों में पाया जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, शलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक, ये सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा बात की जाए दालों की, तो दालें भी जो होती हैं वो विटामिन सी का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानप्पा का जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है भगवान शिव। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रामप्पा मंदिर है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो गाइज, रुद्रेश्वर इज द करेक्ट आंसर। उसको रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है यह रानप्पा मंदिर। और रामलिंगेश्वर जो स्वामी हैं वो अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं इस मंदिर के। और एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इसका जो नाम है वो इसके शिल्पकार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 40 साल तक मंदिर के लिए काम किया था और अंत में उसका नाम पड़ा रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे एवं समाज की स्थापना किसने की थी? तो गाइज, कब की थी? का आंसर है 20 अगस्त 1828। किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर जी ने। और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में जो बटी हुई जनता है उसको एकजुट करना तथा समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनको दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद शफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो एक तबला वादक हैं। और कुछ और तबला वादकों की बात की जाए तो उस्ताद अल्लाह रखा खां और उनके सुपुत्र जाकिर हुसैन, शफात अहमद और सामंता प्रसाद जो है ये भी प्रमुख तबला वादक हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो गए स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर थी 12%, जो कि साल 2022 में 80% हो चुकी थी। जब देश को आज़ादी मिली थी उस समय भारत के लगभग 70% लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी की श्रेणी में थे, यानी कि आप कह सकते हैं बीपीएल की लाइन में थे, बिलो पॉवर्टी लाइन में थे। और उस समय जो भारत की साक्षरता थी फिर वो 18% हुई थी और भारत में साक्षरता दर जो थी वो 74.04% हो गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो गाइस, ग्रैंड स्लैम से सबसे पहला जो है वो है आपका विंबलडन, जो कि 1877 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1881 में यूएस ओपन आ गया था। तो सबसे पुराना आपका कौन सा है? विंबलडन। फिर 1881 में यूएस ओपन, तो उसके बाद सेकंड आप कह सकते हैं सेकंड सबसे पुराना जो है वो यूएस ओपन। फिर 1891 में फ्रेंच ओपन आ गया था और फिर अंत में सबसे नया
1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो गया था। अपवाद के रूप में पहले और दूसरे विश्व युद्धों तथा 1986 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़कर 1905 में शुरुआत से आज तक जारी सभी चारों ग्रैंड स्लैम प्रति वर्ष खेले गए हैं। 146 साल पुराना है ये विंबलडन चैंपियनशिप जो है, जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का इस साल जो हुआ था वो 136वां संस्करण था। इसे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे प्रतिष्ठित भी माना जाता है और विंबलडन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है और वो ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो गाइज अक्सर पूछा जाता है कौन सा जो टूर्नामेंट है वो किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो विंबलडन जो है वो ग्रास पर खेला जाता है। यह ही एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि घास पर खेला जाता है। इसके अलावा जो बाकी 3 हैं वो नहीं खेले जाते हैं घास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस हॉकी खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। बेसबॉल में 9, हॉकी में 11, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, टेनिस में 1 या फिर 2, क्रिकेट में 11, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15। तो गाइस ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बास्केटबॉल जिसमें 5, बॉक्सिंग में 1, लॉन टेनिस में 1 या फिर 2, चेस में 2, फुटबॉल में 11, वॉलीबॉल में 6, टेबल टेनिस में अगेन 1 या फिर 2 भी हो सकते हैं। फुटसल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में। बिलियर्ड्स यानी कि स्नूकर में 1, बैडमिंटन में 1 या फिर 2 भी हो सकते हैं बिकॉज इट कैन बी अ टीम और 2 ईच। ताश का जो कार्ड गेम होता है उसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है? तो गाइस जब आपसे पूछा जाए जल और खनिज, यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको गलत कराते हैं। तो गाइस जब बात की जाती है जल या फिर खनिजों की तो आंसर है जाइलम। अगर पूछा जाता है भोजन की तो भोजन आपका उसमें होगा करेक्ट आंसर फ्लोएम। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो गाइस कोशिका की खोज जो है वो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में किया था और उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। वहीं दूसरी ओर अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो उसका करेक्ट आंसर है एंटन वॉन लियोवेनहोक, जिन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके अलावा 1839 ईस्वी में श्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या फिर एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में फसलों की कटाई के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो गाइज बिहू इज द करेक्ट आंसर। और बात की जाए असम की तो गाइज असम में एक साल में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं जिसमें पहला है बोहाग बिहू या फिर इसे रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ये असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है और आमतौर पर जो रोंगाली बिहू होता है वह अप्रैल के महीने के मध्य के दौरान मनाया जाता है। तो यहाँ पर अप्रैल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू। तो गाइज इसको भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं और ये एक्चुअल में जो है ये भोजन का एक त्योहार माना जाता है। और माघ बिहू जो होता है वो फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक होता है कि अगर कहीं माघ सेलिब्रेट हो रहा है तो इट मीन्स कि जो कटाई का मौसम है वहाँ खत्म हो चुका है। तो माघ बिहू जो होता है ये आपका जनवरी मंथ के मध्य में सेलिब्रेट होता है। उसके बाद आता है कटी बिहू, तो नाम से ही काफी सेल्फ ऑब्वियस है यानी कि कटाई। तो ये जो होता है इसे गरीबों का त्योहार कंगाली बिहू भी कहा जाता है और इसे अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है जब फसलें बढ़ रही होती हैं और किसानों के अन्न का भंडार खाली होते हैं। तो गाइस बिहू जो है वो कृषि और चावल से जुड़ा हुआ शब्द है, इसका अर्थ है। अब हम आपको बताते हैं भारत के कुछ फसल उत्सवों के बारे में कि किस क्षेत्र में किस राज्य में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है। तो गाइज मकर संक्रांति उत्तर भारत में, बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में,
लोहड़ी पंजाब हरियाणा, बैसाख पंजाब हरियाणा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र गोवा। तो गाइस ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये कुछ फसल उत्सव हैं राज्यों के हिसाब से। फिर है गुड़ी पड़वा, जैसे कि हमने बताया महाराष्ट्र गोवा, उगादी दक्षिण भारत, नाबन्ना पश्चिम बंगाल, मकर विलाक्कू केरल, पोमंगलोंग नोंग क्रम मेघालय, मांगाला मेघालय, विशु कर्नाटक और बोनालू तेलंगाना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजम। ये जो है ये बायोग्राफी किसकी है? तो गाइज ये जो बायोग्राफी है, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ अ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है श्रीनिवासा रामानुजन। और ये लिखी किसने है? ये 1991 में रॉबर्ट कैनिगल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक आधार कौन से कहलाते हैं? तो गाइज मौलिक आधार जो होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, वंश, धर्म, भाषा, प्रांत, रंग अथवा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो मूल अधिकार होते हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच दिया हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मूल अधिकार जो होते हैं गाइस, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं संविधान के मुताबिक हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आइए जानते हैं कौन से। पहला समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो गाइज ये 6 जो मौलिक अधिकार हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गाइस इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हाल ही में अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो गाइस इट इज उत्तर प्रदेश जिसने ये योजना बनाई है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय होता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली ही भारत का एकमात्र केंद्र शासित है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में हुई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो के.एस. हेगड़े के साथ की गई थी। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और बात की जाए हरिलाल जैकी सुंदरदास कानिया की, तो ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? अगेन अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जहाँ पे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और एट टाइम्स वो गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो गाइज आपसे यहाँ पर पूछा गया कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर गाइज गोदावरी नदी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, देन कावेरी नदी इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज देयर इज अ थिन लाइन इन बिटवीन द टू, डिफरेंस अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर कौन से बल कार्य करते हैं? तो गाइस गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं। वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इट इज अपर्णा सतीसन, जो कि प्रसिद्ध कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम नर्तक भी हैं। गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? तो इट इज पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज द करेक्ट आंसर। और भारतीय रेलवे की बात की जाए तो इसमें 18 जोन और 73 मंडलों में इसको टोटल को विभाजित किया गया है, जिसमें कि उत्तरी जोन जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है। अब गाइज यहाँ पे हम आपको कुछ रेलवे जोन बता रहे हैं और उनके मुख्यालय बता रहे हैं इस लिस्ट में, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। जिसमें दक्षिण रेलवे चेन्नई में, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य हाजीपुर, पूर्व तटीय भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे मुंबई और मध्य रेलवे मुंबई। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उत्तर रेलवे दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
तो गाइज ये सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इट इज बाण भट्ट, जो जी करेक्ट आंसर है, जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट जो थे वो संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी भी उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम हर्षचरित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो गाइज आत्माराम पांडुरंग इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 31 मार्च 1807 में। कोनेरू हम्पी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो गाइस शतरंज इज द करेक्ट आंसर। और इनका जन्म बात की जाए तो 31 मार्च 1987 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था, और यह एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। और एक चीज और गाइस, जो हम्पी है ये शतरंज के इतिहास में सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की साम्राज्य में फर्न्स और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित होते हैं? तो गाइस टेरिडोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। और बात की जाए टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा वो बीजाणु होते हैं जो कि वो पौधे होते हैं जो कि बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बीजों के माध्यम से नहीं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी इज द करेक्ट आंसर। बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। कौन सी ठंडी शुष्क हवा कहलाती है? तो गाइस ध्रुवीय, यानी कि पोलर ईस्टर्लाइज विंड्स जो होती हैं वो ठंडी शुष्क हवा कहलाती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किस सेक्टर से संबंधित है? तो गाइस एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर इज द करेक्ट आंसर हियर। महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी? तो गाइस द करेक्ट आंसर इज द नेटल इंडियन कांग्रेस। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक रही है? तो गाइस दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो गाइस मैगस्थनीज, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक यूनानी शासक भी थे। दैट इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो गाइस जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, दैट इज द करेक्ट आंसर। द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस बिपिन चंद्रपाल इज द करेक्ट आंसर। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो गाइस भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस जड़त्व का नियम इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो गाइस असम जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उसके अलावा भारतीय 5 ऐसे राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमाएं साझा करता है। वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गाइस महानदी प्रणाली जो है वो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। उससे पहले गोदावरी और कृष्णा नदी ऐसे दो महानदियां हैं जो कि इससे इस प्रणाली में आता है, जिनका नाम 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो गाइस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और वो भारतीय संगीतकार तीसरे भारतीय संगीतकार बने थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। मिशन कर्मयोगी योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो गाइस 42वां जो संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, उसके द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो गाइस महाबलीपुरम जो है ये पल्लव राजवंश से संबंधित है, और ये जो शहर है ये 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, नरसिंह वर्मन प्रथम। 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा? तो गाइस पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय परिषद में पीएम द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो गाइस 6 इज द करेक्ट आंसर।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम्स में आने वाले हैं। जो लोग एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं जैसे कि हम जानते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली टीसीएस के थ्रू भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने इस वीडियो में आपके लिए लाया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हम जब भी एक नई वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, thank you so much for watching. Let's keep learning, keep sharing and keep supporting each other the same way we are doing. तो guys वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बताना ना भूलें, and all the very best to all the candidates.